हेलो बच्चों, और बेटा लोग सब बढ़िया चल रहा है। क्रैश कोर्स में आपको मजा आ रहा है, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन। आपको समझ में आएगा बेटा कि आप ये सोचो कि मेरी पूरी टीम कोशिश क्या कर रही है कि एक दिन में आपको एक चैप्टर पढ़ाए। सोचो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक दिन में अपन पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना। आप सोचो कि अगर आप पूरा पढ़ते तो कितना मजा आता। चलिए कोई बात नहीं, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर एग्जिबिट्स। देखिए एक बात समझिए, क्या होता है कि जो सोल्यूशन होता है, आप जरा समझिएगा, जो सोल्यूशन होता है बेटा वो दो तरह का होता है। एक होता है आइडियल सोल्यूशन, और एक होता है आपका रियल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, जो रियल सोल्यूशन है उसमें दो हैं, रियल सोल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, ओके, एंड नेगेटिव डेविएशन। समझो, एक रियल सोल्यूशन होगा जिसमें पॉजिटिव डेविएशन आएगा, एक रियल सोल्यूशन होगा जिसमें नेगेटिव डेविएशन है। अब ये हुआ कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दीजिए। बेटा थ्योरी के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि एक दिन में थ्योरी के साथ क्वेश्चन करा पाना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट टास्क है। तो आप थ्योरी के लिए जो पुराना क्रैश कोर्स है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं कि आइडियल सोल्यूशन, अगर हम बात करें कि आइडियल सोल्यूशन का पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर आइडियल सोल्यूशन है तो क्या होगा। तो देखिए आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, जो ए, जैसे मान लो लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी और ए बी सोल्यूशन बन रहा है। सपोज लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी गिव्स लिक्विड ए बी। अगर ये आइडियल है तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन एंड ए बी अट्रैक्शन आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। यानी आप ये समझो कि ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन एंड ए बी अट्रैक्शन आर सेम, आइडेंटिकल। ये देखो पहला पॉइंट, ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन एंड ए बी अट्रैक्शन आर सेम, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग, समझिएगा डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है जीरो होता है। दैट इज जो वीएस मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर होता है वी ए प्लस वी बी के। देखो क्लियर। थर्ड पॉइंट होता है इसका, थर्ड पॉइंट जो पीएस है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो बेटा पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर होता है। फोर्थ पॉइंट होता है इसमें, देखिएगा डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी कि जब हम मिक्स करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। जो है डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए बेटा, अगर डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें कि भाई डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। क्या बात समझ में आ रही है। फिफ्थ पॉइंट होगा इसका कि जो डेल्टा एस मिक्सिंग है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो, यानी एंट्रोपी चेंज बेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सिक्स पॉइंट होगा डेल्टा एस सराउंडिंग, ये क्या होगा, जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान रखना ना, ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो। एंड सेवेंथ पॉइंट होगा जो डेल्टा जी मिक्सिंग है लेस देन जीरो। ये देखो ये पॉजिटिव, जो ये आइडियल सोल्यूशन है उसकी कंडीशन है। क्या भाई बात समझ में आ रही है, चेक करो। अगर हम बात करें कि रियल सोल्यूशन में अगर अपन बात करें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में पहला जो होता है फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन का फर्स्ट पॉइंट वो ये होता है बेटा कि जो ए और बी आप मिलाते हो तो जो ए बी अट्रैक्शन होता है, ए बी अट्रैक्शन जो होता है ए बी अट्रैक्शन इज लेस देन
आइदर ऑफ ए और बीबी और बोथ। चेक करो, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। यानी जो आप ये देखो कि ए अट्रैक्शन इज लेस देन आइदर ऑफ ए बी अट्रैक्शन, ए बी अट्रैक्शन is less than either of AA और BB और both। पहला देखो, क्लियर। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है बेटा कि जो AB अट्रैक्शन है इज ग्रेटर देन AA एंड BB। ये देखो शॉर्ट में AB अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसका जो होगा, सेकेंड पॉइंट वो होता है बेटा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है ना वो PA प्लस PB से ज्यादा होना चाहिए। इसका सेकेंड पॉइंट होता है जो PS है वो लेस देन PA प्लस PB होना चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट होता है डेल्टा H मिक्सिंग, यानी कि जब हम मिक्स करते हैं तो हीट अपने को क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। थर्ड, यहां डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो लेस देन 0 होती है, यानी हीट इवॉल्व होती है। फोर्थ पॉइंट जो होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो BA प्लस BB से ज्यादा होता है। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कम हो जाता है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है बेटा। यहां पे आप देखोगे फिफ्थ पॉइंट, डेल्टा S मिक्सिंग जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पे ध्यान रखना बेटा, दोनों में एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी क्यों बढ़ती है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। चेक करो, डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा G मिक्सिंग लेस देन 0। ये देखो, क्लियर, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें कि भाई एग्जांपल्स, निगेटिव डिविएशन, देखो पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, जैसे कि एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो। ध्यान सुनो, जैसे पोलर है, पोलर में कौन सा फोर्स काम करता है बेटा, डाइपोल अट्रैक्शन। नॉन पोलर में कौन सा काम करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल या वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान से समझना, होता क्या है कि जो डाइपोल है वो ज्यादा होगा उससे, इंड्यूस्ड डाइपोल से, जिसको डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर हम कहें कि लाइक H2SO4 प्लस वाटर, अगर H2SO4 प्लस वाटर, तो H2SO4 एसिड है, डाइपोल होगा, वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब ये दोनों मिलाए जाएंगे तो आयन डाइपोल हो जाएगा, और आयन डाइपोल की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। देखिए, अगर बात करें H2SO4 वाटर, तो H2SO4 पोलर कंपाउंड है, इसमें बेटा क्या होगा, डाइपोल अट्रैक्शन होगा। लेकिन वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब आप दोनों को मिलाओगे तो क्या H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आयन से ब्रेक करेगा और फोर्स हो जाएगा उन दोनों के बीच में आयन डाइपोल। तो सबसे जो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर होता है बेटा आयन डाइपोल, ठीक है, आयन डाइपोल, फिर होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर होता है डाइपोल। ये आपने बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, क्या ऐसे सोचना है कि सल्फ्यूरिक एसिड पहले अलग कंटेनर में था तो उसमें आपका डाइपोल अट्रैक्शन था, वाटर जो था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो फोर्स आएगा आयन डाइपोल, एंड आयन डाइपोल की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी इन सब से। तो इसका मतलब ज्यादा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन होता है। चेक करो, नेगेटिव डेविएशन, ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो वाटर के साथ मिलाइए, नेगेटिव डेविएशन। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो वाटर के साथ मिलाइए, नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप उसको वाटर के साथ मिलाते हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज हो जाएगा और फोर्स हो जाएगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और आयन डाइपोल अट्रैक्शन होते ही स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया, दोनों से ज्यादा हो गया, यानी AA और BB दोनों से ज्यादा हो गया AB अट्रैक्शन, तो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। चेक करो, यही पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, लाइक आपने लिया कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। जब कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर कंपाउंड है तो इसका मतलब बेटा कार्बन डाइसल्फाइड में होगा इंड्यूस्ड डाइपोल, डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, इन सबके नाम है। एसीटोन इज अ पोलर कंपाउंड। एसीटोन पोलर है तो
पोलर में होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो क्या एक डाइपोल डाइपोल है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। जब इन दोनों की बात करेंगे ए बी क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का वैल्यू इंड्यूस्ड डाइपोल से ज्यादा है, लेकिन क्या डाइपोल डाइपोल से कम है। तो अपन ने क्या कंडीशन लिखवाई थी, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ए बी अट्रैक्शन इज लेस देन ए एंड बी बी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कंडीशन ये है कि ए बी अट्रैक्शन इज लेस देन आइदर ऑफ ए और बी बी और बोथ, यानी या तो एक से कम हो या दोनों से कम हो। मतलब एक से, जैसे हमने कहा डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दोनों के बीच में फोर्स होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसकी जो वैल्यू है वो इंड्यूस्ड डाइपोल से ज्यादा है, लेकिन डाइपोल डाइपोल से कम है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। मतलब एक से कम होनी चाहिए, और निगेटिव डेविएशन बेटा दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। क्या बात क्लियर हो गई, सॉल्यूशन क्लियर हो गया। चलो, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन करा कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। देखिए कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, ये मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू लेस देन 0। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी आ जाए, इसका मतलब ये हुआ निगेटिव डेविएशन। चेक करो, ये क्या हो गया, निगेटिव डेविएशन। ओके, तो जैसे पहला ऑप्शन क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, इट इज अ पोलर कंपाउंड, इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। ये देखिए, अच्छा अगर पोलर कंपाउंड है तो पोलर कंपाउंड में होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, नॉन पोलर कंपाउंड में होता है इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ऐसा लगता है जैसे जनरली एक कंपाउंड पोलर हो एक कंपाउंड नॉन पोलर हो। ध्यान सुनिएगा, जनरली एक कंपाउंड पोलर हो एक कंपाउंड नॉन पोलर हो तो तब उसमें पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। लेकिन ये स्पेशल है, याद रखना पड़ेगा। क्या, क्योंकि जो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म है उसमें जो अट्रैक्शन की बात होती है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेटा ना, एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां से H+ निकालने के बाद जो कार्बन पे निगेटिव आता है वो रेजोनेंस में होता है, p पाई d पाई रेजोनेंस। तो क्या होता है इसमें, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये देखो ये, क्योंकि इसमें जो होता है डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये इसको बोलते हैं पाई, आपने सुना नहीं होगा, पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इसको बोलते हैं पाई हाइड्रोजन बॉन्ड। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह ही होता है, स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पाई हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें। अच्छा, अगर आपने नहीं सुना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर पहली बार सुने, ठीक है। तो पाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होता है। पाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बेटा वो डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होता है। यानी हम कहेंगे कि ए बी अट्रैक्शन ए और बी दोनों से स्ट्रॉन्गर हो गया। अगर स्ट्रॉन्गर हो गया तो ये जो ये है आपका ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये देखो नेगेटिव डेविएशन। वाटर HCl, अभी बताए थे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो उसका वाटर के साथ हमेशा नेगेटिव डेविएशन होता है। क्या ये भी नेगेटिव, वाटर ये भी, तो क्या आंसर ऑल आ गया। चेक करो बेटा, बस इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये देख के ऐसा लगेगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्योंकि एक पोलर है एक नॉन पोलर है। जनरली एक पोलर एक नॉन पोलर पॉजिटिव डेविएशन होता है, उसका एक्सेप्शनल केस की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन अभी आ चुका है एडवांस में। करा 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिस। देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया है।
अगर फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो डेल्टा टीएफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट लिख सकते हो आप 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो, assuming 100% ionization of the complex salt, kf of water 1.86 दिया, write the correct representation for the complex। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है, डिप्रेशन इन फेजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ का वैल्यू होता है आई के एफ एम। क्लियर? डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होता है बेटा, आई के एफ इंटू एम। आई जो होता है, ये होता है वांट ऑफ फैक्टर। क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर। ओके, कैसे निकालते हैं बता देंगे। तो होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा अगर इसकी बात कर लें तो देखो, जैसे मान लीजिए A2B3 कंपाउंड है कोई, ये टूटेगा मान लीजिए 2A + 3 में, 3B - 2 में। वैसे देखिए आई का जो मतलब होता है वो ऐसे लिखते हैं कि इसका कंसंट्रेशन C है और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है, तो यहां 2C अल्फा, यहां 3C अल्फा। ओके, क्लियर? टोटल मोल्स आ जाएंगे C - C अल्फा प्लस 2C अल्फा प्लस 3C अल्फा। तो यहां से C चेक कर लो बेटा, C कॉमन आ जाएगा ना, तो इन 2 5 4 1 + 4 अल्फा चेक करो। ये देखो, ये टोटल मोल्स आ गए। और आई का मतलब होता है, आई का मतलब टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। दिस इज इक्वल टू C टाइम्स 1 + 4 अल्फा डिवाइडेड बाई C। तो I का वैल्यू आ जाएगा 1 + 4 अल्फा। ये देखो, क्लियर? ये तरीका है निकालने का, इस तरह आपको करना ही नहीं है। ये तो तरीका है जो आप सबको पता है कि भाई ऐसे करना। कैसे करना है देखो, कोई भी कंपाउंड हो आपके पास, लाइक ये है, आपको क्या करना है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो सीधा इसका हमेशा क्या करो, 1 मान लो। हमेशा कुछ भी दिया हो कंसंट्रेशन, डजंट मैटर। 1 - अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। ओके, लिख सकते हो। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो क्वेश्चन में दी होता है। तो आई का वैल्यू कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो, खत्म। क्यों बेटा? क्योंकि CC तो कैंसिल हो जा रहा है, क्यों लिख रहे हैं? तो यहां से आप देखो क्या 1 + 4 अल्फा आएगा डायरेक्ट। बोलो, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, यानी C नेट पे डिपेंड करती हैं। और जो C नेट होता है, C नेट वो होता है I × C। जो C दिया हो I से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे जो डेल्टा TF है वो I × KF। क्यों? क्योंकि C नेट हो गया I × M, KF से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? कहानी क्लियर है? तो डेल्टा TF का वैल्यू आपको क्या दिया है? 0.0054 चेक कर लो। ठीक है, I पता नहीं है, KF का वैल्यू दिया है 1.86 चेक करो। क्या भाई चेक करो, KF। मोलालिटी कितनी दी है बेटा? मोलालिटी दी थी आपकी 0.001 चेक करो। क्लियर? तो ये I का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो I का वैल्यू 3 आ जाएगा। चेक कर लो बेटा, I का वैल्यू कितना आ गया? 3। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है कॉम्प्लेक्स 100% आयोनाइज हो रहा है, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स, कोई भी कंपाउंड 100% आयोनाइज होता है तो जो I होता है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है। लाइक अगर आपसे कहा जाए कि K4FeCN6 है, ध्यान सुनिएगा, और कहा जाए कि 100% आयोनाइज हो रहा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 100% आयोनाइजेशन लेना है, तो बेटा 100% आयोनाइजेशन लेना है ना, तो I का वैल्यू आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I का वैल्यू डायरेक्ट 5। क्यों? क्योंकि 4 ये और 1 ये तो पता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अंदर वाला आयंस में टूटता नहीं है, तो टोटल आयंस आएंगे 5। तो I का वैल्यू डायरेक्ट 5 हो सकता है अगर 100% आयोनाइजेशन हो। तो अपने कॉम्प्लेक्स में क्या हम कहेंगे कि I का वैल्यू 3 आ रहा है और 100% आयोनाइज है, इसका मतलब
क्या 3 आयन मिलने चाहिए? तो क्या Ma6 ये होना चाहिए आंसर? बोलो भाई, ये तभी तो ये आप देखोगे कि क्या होगा। चेक कर लो, ये एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। क्या बेटा बात क्लियर हो रही है? तो देखिए कौन सा आंसर है ये। क्या भाई बात समझ में आई सबको? देख लो, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला देखो, कह रहा पीएच ऑफ 0.1 मोलर मोनो एसिडिक एसिड मोनोबेसिक एसिड इज मेजर्ड टू बी 2। पीएच दिया है, ओके। इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सीआरटी, इसी को लिखते हैं पाई इक्वल टू सीआरटी। बेसिकली आईसीआरटी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आयोनाइज हो गया तो आईसीआरटी। क्लियर? तो देखो जैसे एचए है, एचए आयोनाइज होगा बेटा H प्लस ए माइनस में, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो आई का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। क्लियर है? आई का वैल्यू आ गया। अच्छा यहां से आप देखोगे कि आई आ गया। अच्छा अगर हम पीएच की बात करें, जैसे पीएच दिया है आपको 0.1, पीएच दिया है 2, तो पीएच तो बेटा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर पीएच लिखना है एच ए गिव्स H प्लस ए माइनस, यहां 0.1, 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, आयनिक में पढ़े होगे। तो H प्लस कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.1 अल्फा। अच्छा पीएच का वैल्यू 2 दिया है, अगर पीएच का वैल्यू 2 दिया है तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आता है। तो यहां से 10 की पावर -2 हो गया। क्लियर? तो यहां से बेटा अल्फा का वैल्यू 0.1 हो गया। चेक कर लो। क्लियर? तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी, तो आई का वैल्यू है 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0.1, तो 1.1, सी का वैल्यू है आपका 0.1 आर टी, तो क्या आंसर 0.11 आर टी। चेक करो, चेक कर लो। क्या भाई क्लियर है? तो 0.11 आर टी ये आंसर आ गया। चेक करो 0.11 आर टी, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। क्लियर? देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पीएच दिया था, पीएच H प्लस निकाले, H प्लस कंसंट्रेशन होता है सी अल्फा, सी का वैल्यू दिया था, अल्फा आ गया, आई पता है, ये निकाल दीजिए। अगला देखो, कह रहा कंसीडर अ बाइनरी मिक्सचर, बहुत शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। कंसीडर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स इफ x is equal to 0.4, x से क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid phase, and vapor pressure of solution is 580 torr, then the mixture। देखिए वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपको 580 दिए। अगर हम इसमें ये निकालना है, देखो ये दिया है ना कि भाई इनमें से कौन सा होगा, इसका मतलब आपको ये देखना है बेटा कि ये सोल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल है तो पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। तो देखो एक बात समझो, अगर अपन कहें कि वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्स लॉ, तो ये होता है XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। चेक करो। सो यहां से क्या होगा कि XA का वैल्यू तो 0.4 दिया था बेटा, 0.4 इंटू P नॉट A दिया है आपको 300 प्लस XB तो 0.6 हो जाएगा, P नॉट भी दिया है 800। चेक करो, तो यहां से आ गया आपका 120 480। चेक करो। क्लियर? तो यहां से कितना हो गया आप ये चेक करो बेटा, 600 हो गया ना। चेक करो 600 टॉर, ये हुआ प्रेशर फ्रॉम राउल्स लॉ। एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या दी है बेटा? 580, यानी P एक्सपेरिमेंटल जो वेपर प्रेशर है, P एक्सपेरिमेंटल वो है आपका ग्रेटर देन, चेक करो एक मिनट सॉरी, P एक्सपेरिमेंटल जो है वो है आपका लेस देन P राउल्स लॉ। चेक करो, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
कम है, इसका मतलब सोल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। और कौन सा सोल्यूशन, जल्दी बोलो, कौन सा सोल्यूशन? निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू राउल्स लॉ से कम आती है तो सोल्यूशन क्या हो जाता है? निगेटिव डेविएशन। तो अब इसमें आप ये देखो कि निगेटिव डेविएशन, एक नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये आइडियल हो गया बेटा, सेम फैमिली वाले आइडियल। बेंजीन टोलुइन आइडियल, ठीक है, ये भी लगभग लगभग आइडियल। ये क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन की अगर बात करें, क्लोरोफॉर्म एसीटोन चेक करो तो इन दोनों में होगा निगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये हाइड्रोजन इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो जो AB अट्रैक्शन होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्गर है, यानी AB अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन AA एंड BB अट्रैक्शन, इसलिए सोल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करेगा और यही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए, करा द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोजिशन डायग्राम ऑफ द सोल्यूशन कंपोनेंट A एंड B विच इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। देखिए बेटा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये मोल फ्रैक्शन है। बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का कर्व है। एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसपे बॉइलिंग पॉइंट A और B दोनों से कम है। क्लियर करें तो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सोल्यूशन होता है, देखना, पॉजिटिव डेविएशन वाला जो सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर आता है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है। ये देखो, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर सुने हो कभी तो ये वाला जो कंपोजिशन है ना, ये वाला, ये वाला, इसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको हम लोग यानी द मिक्सचर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, अगर नेगेटिव डेविएशन होता तो उल्टा हो जाता। कैसे? फॉर नेगेटिव डेविएशन द कंपोजिशन हैविंग मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, सो यानी ये अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखो, द सोल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन, गलत। AB इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB अट्रैक्शन। देखो AB, क्लियर करो, अगर ये कहा जाए कि AB इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, ये तो बेटा किसकी कंडीशन है? निगेटिव डेविएशन की। द सोल्यूशन इज आइडियल नहीं, द सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। क्या ये आंसर आ गया? चेक करो, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पता तो नहीं कर पाइएगा। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। देखिए, करा द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन of a non-volatile electrolyte, ठीक है, non-volatile electrolyte B in solvent A is 95% of vapor pressure of the solvent at the same temperature. If the molecular weight of the solvent is 0.3 times the molecular weight of the solute, the weight ratio of the solvent and solute are, थोड़ा सा लैंग्वेज का काम है और बाकी कुछ है नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल बी सॉल्वेंट, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी PS,
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीएस, सॉल्वेंट ए इज 95% ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी पीएस का वैल्यू दिया है 0.95 पी नॉट। ओके, ठीक है, ठीक है। इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 0.3 टाइम्स मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट, 0.3 टाइम्स मोलिकुलर वेट ऑफ एम इज अ मोलिकुलर वेट ना सल्यूट का, ये दिया है। वेट रेशियो पूछा है, तो देखो क्या होता है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, बाई पी नॉट तो होता ही है, लेकिन बाई पी एस करते हैं तो यहां से हम लिख पाते हैं एन ए बाई एन बी। अगर आपने पढ़ा हो तो ध्यान रखना, ठीक है। एक ये होता है कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, ठीक है। यहां पे कर देते हैं। अब एन को क्या लिखोगे, ए सल्यूट है बेटा, तो यहां लिखोगे आप डब्ल्यू सल्यूट बाई एम सल्यूट। देखो यहां लिखोगे आप डब्ल्यू सॉल्वेंट, मोल्स है ना बेटा, डब्ल्यू सॉल्वेंट बाई एम सॉल्वेंट, ये देखिए। ओके, पी नॉट माइनस पी एस, तो यानी कि क्या कर दीजिएगा, पी नॉट माइनस 0.95 पी नॉट बाई पी एस की जगह 0.95 पी नॉट, चेक करो। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे आ जाएगा कितना आ गया बेटा, 0.05 बाई 0.95, चेक करो, क्लियर। दिस इज इक्वल टू, क्या पूछा है आपसे, वेट ऑफ सल्यूट, डब्ल्यू सल्यूट डिवाइड बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट इनटू यहां आ जाएगा एम सॉल्वेंट बाई एम सल्यूट। चेक करना बेटा, कैलकुलेशन गड़बड़ मत कर दीजिएगा। तो एम सॉल्वेंट बाई एम सल्यूट ये हो गया 0.3, चेक करो। तो यानी कि यहां हो गया 1/19 ना, तो भाई ठीक है ना, 19 5 95 ना, तो इधर आएगा डब्ल्यू सल्यूट बाई डब्ल्यू सॉल्वेंट इनटू 0.3, चेक करो, सही है ना, गड़बड़ मत करना। एम सॉल्वेंट बाई एम सल्यूट 0.3 है, ये रख दिए, डब्ल्यू सल्यूट डब्ल्यू सॉल्वेंट आ गया, ये आ गया, चेक करो, ठीक है। अब क्या इनका रेशियो निकालना है यार, निकाल लेना। क्या यहां से डब्ल्यू सॉल्वेंट बाई डब्ल्यू सल्यूट दिस इज इक्वल टू 5.7। क्या भाई बात समझ में आ गई? जो दिया है वो कर दो, डिवाइड कर दो, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको पता है ना, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान में रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट को नहीं बोलते, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, आपको बता दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी नेट के। जितना ज्यादा सी नेट होगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। सी नेट का मतलब, सी नेट जो होता है वो होता है आपका आई इंटू सी। सी नेट क्या होता है, आई इंटू सी। अब देखो जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग, अगर अपन बात करें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वेपर प्रेशर की बात की जाए, लेकिन अगर वेपर प्रेशर की बात की जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट होगा। देखो ऐसे क्यों? क्योंकि देखो जितना ज्यादा सी नेट होगा उतना लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा हो जाएगी। यार लोअरिंग ज्यादा हो गई तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया ना, यानी वेपर प्रेशर जिसका सी नेट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम,
तो वेपर प्रेशर तो इनवर्सली हो गया ना। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होता है, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होता है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होता है। देखिए ये देखो, यहां से फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये देखिए, चेक करो, क्लियर। नाम से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी सी नेट बढ़ेगा तो एलिवेशन हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, घट जाएगा ना बेटा, तो इनवर्सली हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे आपको क्या करना है कि डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट देखना है, डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? जिसका सी नेट कम होगा। ये देखो, जिसका सी नेट कम होगा, सी नेट, सी से मतलब नहीं होता है, सी नेट होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिसाइडिंग फैक्टर। तो सी नेट कैसे निकालेंगे? देखो इसमें सब सॉल्ट दिए हैं, किसी का आयोनाइजेशन नहीं दिया। जब कोई सॉल्ट देता है, आयोनाइजेशन नहीं देता, तो हम 100% आयोनाइजेशन मान लेते हैं। तो देखो बात समझो ध्यान से, जैसे यहां पे आपने देखा 0.05 KNO3, K प्लस NO3 माइनस, तो 0.05 का सी नेट हो जाएगा 0.05 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.05 में क्या होगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या यहां सी नेट 0.1 हो जाएगा? चेक करो, 0.1 चेक कर, 0.05 इंटू 2, यहां CaCl2 3 हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे 0.04 इंटू 3, 0.04 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0.12। चेक करो, क्लियर? ओके, यहां से आप देखोगे यहां पे 0.14 शुगर है, शुगर आयोनाइज होगा नहीं बेटा, 0.14 ही रहेगा। चेक करो, ठीक है। 0.05 मोलर CuSO4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा इसको, तो 0.075। क्लियर करो, तो कितना हो जाएगा? चेक कर लो जल्दी से। यहां से आप देखोगे कि यहां से 0.075 CuSO4 इंटू 2, तो कितना हो गया? 0.15। ठीक है, 0.15 चेक करो, क्लियर? ये देखिए, तो आपको ये देखो कि लगातार आपका सी नेट इसमें क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो जिसका सी नेट कम होगा, फिर समझो, जिसका सी नेट कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सी नेट सबसे कम इसका है, तो ये तो सही हो गया ना बेटा। देखो सी नेट कम, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, लगातार सी नेट घट रहा है। आप सारे ऑप्शन में चेक कर सकते हो। यहां देखो 0.04 BaCl2, तो ये हो गया 0.12, ये हो गया कितना? 0.12। ठीक है, 0.14 ही रहेगा। चेक करो, यहां पे आप देखोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 0.075, तो 0.15 आ जाएगा सी नेट। ठीक है, 0.05 अगर देखोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 0.1। चेक करो, चेक करो, तो गड़बड़ हो गया ना। देखो 0.12 अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? इसका होना चाहिए बेटा, तो गलत हो गया ना। जिसका सी नेट, जिसका भी सी नेट क्या है? कम है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। तो आंसर तो यही हो गया, बाकी सारे आप चेक कर सकते हो। क्या समझ में आ गया? ये ध्यान रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट सी नेट के इनवर्सली है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर सी नेट के इनवर्सली है, ऑस्मोटिक प्रेशर सी नेट के डायरेक्टली है, बॉइलिंग पॉइंट सी नेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा FeCl3 ऑन रिएक्शन, फिर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6 इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर। आपको पता होगा, ये आपने अगर कहीं रिएक्शन पढ़ी हो कि FeCl3 का रिएक्शन जब K4FeCN6 के साथ कराते हैं तो ये मिलता है आपको Fe4FeCN6 होल थ्राइस, प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू। ये आपस में रिएक्शन करके ये बनता है, यही ब्लू है ना, यही जो ब्लू की बात कर रहा है वही ब्लू ये है। तो देखो करा है FeCl3 ऑन रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर। ठीक है, these are separated by semi permeable membranes A B as shown due to osmosis there is a, देखो एक साइड आपका K4FeCN6 है, एक साइड आपका FeCl3 है, ये बीच में SPM है। ओके, कह रहा है किस साइड कलर बनेगा। तो एक बात समझो बेटा, जब ये कंपाउंड इस कंपाउंड से रिएक्शन करेगा
क्या तभी तो कलर बनेगा। लेकिन क्या ये जो एसपीएम होती है इससे बेटा केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करते हैं, सल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते। तो अगर सल्यूट पार्टिकल मूव ही नहीं करेंगे तो ये आपस में रिएक्ट कर ही नहीं सकते, और अगर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई कलर नहीं बनेगा। यानी क्या पहले बताओ, समझ में आया? क्योंकि अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है तो सल्यूट पार्टिकल आपस में मूव कर ही नहीं सकते, यहां से केवल वाटर मूव करेगा, और वाटर मूव करेगा तो समझ में आ गया भाई, तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, गड़बड़ मत करिएगा। अच्छा एक बात और, मान लो क्वेश्चन होता कि अगर यहां इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में क्या हो रही है, ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस हो रही है, चेक करो, तो ऑस्मोसिस जो हो रही है वो वाटर सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, मान लो यही क्वेश्चन होता। चेक करो। तो बेटा देखो एक बात समझो, जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस का जो बेसिक डिफरेंस है ना, मतलब प्रिंसिपल जो ऑस्मोसिस का है वो है प्रेशर डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस द प्रेशर डिफरेंस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अच्छा अभी हुआ यार, हायर प्रेशर किसका होता है? तो हायर प्रेशर उसका होगा जिसका सी नेट कम होगा। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, सी नेट कम होगा। तो देखो यहां से आप देखोगे, यहां से इसका जो सी नेट आएगा, सी नेट 0.01 इंटू 5, तो 0.05। चेक करो क्यों? क्योंकि 5 पार्टिकल्स आ जाएंगे ना बेटा, सी नेट आई इंटू सी। अच्छा यहां FeCl3 है, तो यहां से सी नेट जो आएगा, देखना सी नेट आएगा 0.04, यानी इसका सी नेट ज्यादा है, इसका सी नेट ज्यादा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है। तो ऑस्मोसिस अगर होनी है तो ऐसे होगी, देखो चेक करो, ये है ऑस्मोसिस। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस कैसे होगी। क्लियर है बेटा? देख लो, देखिए क्वेश्चन करा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 30%, ये आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी आ चुका है। करा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 30% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 1.2 atm, ठीक है, एंड 3.42% सोल्यूशन 2.5 atm। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू सोल्यूशन विल बी। देखो दोनों का बेटा हमने इक्वल वॉल्यूम लिया, जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे देखो कि पाई इक्वल टू CRT होता है। पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। अच्छा पहले ऐसे सोचो कि पहले तो अलग अलग थे, अब इन दोनों को मिला दिए, मिलाओगे तो ऑब्वियसली दोनों ऐड हो जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ। भाई जो C था वो तो अब C/2 हो गया ना बेटा, क्योंकि पहले हम V से डिवाइड करते थे, अब टोटल वॉल्यूम हो चुका है 2V, तो क्या हम 2V से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन आधा हो गया। ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन आधा हो गया तो इधर वाला भी तो आधा होना चाहिए, तो जो पाई होगा, पाई वो पाई1 प्लस पाई2/2 के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 1.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2। चेक करो, तो 3.7 डिवाइड बाई 2, 1.85 लगभग आ जाएगा। चेक करो, ले लो। क्या भाई बात समझ में आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। देखो एक बात समझो, इसमें क्या होता है, जब तक आपको रिएक्शन नहीं पता होगी आप नहीं कर पाइएगा। इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिला दिया है, तो मर्क्यूरिक आयोडाइड मतलब होता है Hg2I2। मर्क्यूरिक है ना, मर्क्यूरी HgI2 होगा। यहां पे मर्क्यूरस होता तो HgI2 होता, Hg2I2 होता बेटा। यहां पे अपन क्या करेंगे, मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2 का रिएक्शन आप Ki से करा रहे हो। क्वेश्चन देखो, मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो यहां से बनता है K2HgI4। याद करो, अगर इसमें KOH मिला दो तो नेस्लर्स रिएजेंट हो जाता है, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि HgI2 Ki, तो यहां पे अपन ये देखें कि रिएक्शन क्या हुई होगी, ये देखो
बैलेंस करने से। ओके, तो अब देखो इसमें टोटल आयंस जो मिलेंगे आपको, टोटल आयंस ये आपको मिलेंगे 3। चेक करो, क्लियर। तो व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, यानी इसको तो हम मिला रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, तो पहले इसमें आयन कितने थे बेटा, 2 के आई है तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आयन थे, 4 से आयन कितने हो गए 3, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए। यानी इन दिस केस हम कहेंगे कि इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, दिस मीन्स सी नेट कम हो रहा है। क्या हो रहा है, सी नेट कम हो रहा है। तो अगर सी नेट कम हो रहा है तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट रेज्ड, तो क्या अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट है, बोलो। तो सी नेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या सही हो गया। फिर कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट लोअर नहीं हो सकता, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज नहीं हो सकता, बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज नहीं हो सकता। चेक करो, तो आंसर केवल यही होगा। चेक करो बेटा, भाई आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट होता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नेट होता है। ये देखो, अगर ये आइडिया है आपको तो आंसर आ जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ गई, चेक कर लो। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अगला क्वेश्चन देखिए, एजियोट्रॉप्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था मैं एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्ड अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। देखो एक बात समझो, होता क्या है कि एजियोट्रॉप्स का मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसी को हम लोग ध्यान रखना बेटा ना, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, इसको अगर हम बॉइल करते हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। करा लिक्विड विच कैन मिक्स ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन, सॉलिड विच फॉर्म सॉलिड सोल्यूशन, बेकार है, गैसेस विच कैन बी सेपरेटेड, नहीं। तो देखो एक बात समझो, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या है, कह रहा है लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्ड अनचेंज इन कंपोजिशन। ए पार्ट, बी पार्ट का लिक्विड विच कैन मिक्स ईच अदर इन ऑल प्रोपोर्शन। चेक करो, तो देखो एक बात जरा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि भाई अगर अपने एक बात समझनी पड़ेगी कि एजियोट्रॉपिक क्या होता है, तो हमने कहा भाई कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब अपन क्या करते हैं, बॉइल करते हैं तो मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। तो कह रहा है लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्ड अनचेंज इन कंपोजिशन, यही तो मतलब हुआ कि भाई अगर अपन ये कहें कि जो डिस्टिलेशन कराएंगे उसमें मोल फ्रैक्शन चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ध्यान सुनो, सिंपल सा लॉजिक ये है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में अलग अलग होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वेपर प्रेशर और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसको हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चेक कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बेरियम आयन, साइनाइड आयन एंड CO+2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेरियम आयन, cyanide ion and CO+2 form an ionic compound if that is supposed to be 75% ionized in water with Wonta factor equal to 4, then the coordination number of CO+2 in the complex। इसका मतलब ये एडवांस के लिए भी बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर,
और अपना सोल्यूशन तो है ही। तो देखो एक बात समझो, बेरियम आयन देखो है क्या, बेरियम आयन, साइनाइड आयन और CO+2 आयन, ये देखो क्लियर। अब आपको क्या करना है कि आप ये देखो कि इससे अपने को कॉम्प्लेक्स बनाना है बेटा। अगर इससे अपने को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो देखो, अगर आप ये देखो कि भाई CN है, CO+2 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर X हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो X, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CO है, चेक करना बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर X है तो होगा क्या, बात जरा समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर X अगर हम लेते हैं तो जो CN है वो X टाइप ऐसे होना चाहिए, देखो तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर X होगा। अच्छा अब देखना, CO पे चार्ज कितना था बेटा +2, CN पे कितना था -1, तो ये -x हो गया, ये हो गया -x, CO पे हो गया +2, तो नेट इस पे जो चार्ज आएगा वो 2 - x आएगा। चेक करो, नेट इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, चेक करो 2 - x आएगा भाई, क्लियर। अगर 2 - x का चार्ज आया, अच्छा माइनस चार्ज अगर लिखोगे तो 2 - x का तो नेट चार्ज आ रहा है, प्लस ले रहे हैं ना हम, तो यहां से आप देखोगे अगर माइनस लगा दें तो क्या यहां x-2 का चार्ज आएगा। चेक करो जल्दी से, नहीं समझ में आया, एक बता देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे FeCN6 है, ये देखो इस पे हम चार्ज -4 लिखते हैं। चेक करो क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसलिए लिखते हैं कि Fe का +2 चार्ज है, Fe का कितना है +2, CN का कितना है -6, तो नेट चार्ज कितना हुआ -4, तो नेट चार्ज -4, तब ये -4 आ जाता है ऊपर। तो यहां देखो CO पे +2 है, आप क्योंकि कोऑर्डिनेशन में माइनस लगाना है, CO पे +2 है, CN पे -x है, तो अगर -x का वैल्यू ज्यादा है +2 से, तो -x +2, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो -x-2। चेक करो, तो यहां पे आप ये देखो ऐसे लिख सकते हो, क्लियर है, देख लो, तो ये नेट चार्ज आएगा, क्लियर करो बेटा। तो अगर अच्छा इसमें Ba+2 है, देखो तो अगर इन दोनों से कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, Ba(x-2) CO CnX2। चेक करो बेटा। और जब ये आयोनाइज होगा तो यहां से कैसे आयोनाइज होगा, x-2 Ba+2 +2 टाइम्स COCnX। चेक करो, और ये -x-2, ये देखो। अगर इसको हम 1 - अल्फा ले लें तो यहां से आएगा x-2 अल्फा, चेक करना बेटा, यहां से आएगा 2 अल्फा। ओके क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अब अपन ये बात करें कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा इसका, तो देखो वांट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर ये होगा 1 - अल्फा प्लस x-2 अल्फा +2 अल्फा। चेक करो, तो यहां से 1 - अल्फा प्लस x अल्फा -2 अल्फा +2 अल्फा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अल्फा की वैल्यू दी है 75%, यानी अल्फा का वैल्यू कितना दिया है आपको 75 का मतलब 3/4, तो 1 - 3/4, ठीक है, प्लस 3/4x। चेक करो, तो यहां से आ गया आपका 1/4 प्लस 3/4x। चेक कर लेना बेटा, गड़बड़ मत करना ना। अच्छा वांट ऑफ फैक्टर i, अच्छा i का वैल्यू भी दिया था आपको 4, चेक करो इक्वल टू 4 दिया है, तो i का वैल्यू 4 कर दीजिए, चेक करिए, तो यहां से 1/4 प्लस 3/4x, तो 16 = 1 + 3x, तो 15 = 3x, तो x = 5। चेक करिए,
x इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, बात जरा समझिएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो x ही तो है, दिस इज इक्वल टू 5। चेक कर लो बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो कितना आ गया, 5। चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करा, ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट्स शो नेगेटिव डेविएशन व्हेन, देखो इन अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट्स शो नेगेटिव डेविएशन, मतलब ए और बी जब नेगेटिव डेविएशन शो होगा तो क्या होगा, तो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, वही क्वेश्चन है बेटा। ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, नेगेटिव डेविएशन में बिल्कुल सही है। ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर, गलत। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, गलत। डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, ये तो सही है बट ये गलत हो गया। डेल्टा वी मिक्सिंग, गलत। तो आंसर क्या हो गया, ए। चेक करो, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। चेक करो बेटा, अगला देखिए, करा विच आर द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन, फिर वही क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। करा पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो करेगा, जैसे वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ये नेगेटिव डेविएशन हो गया बेटा, नेगेटिव डेविएशन। बेंजीन एंड मिथेनॉल, चेक करो, आगे चेक कर लेते, ये नेगेटिव हो गया। एसीटोन क्लोरोफॉर्म थोड़ी देर पहले बताए थे, नेगेटिव डेविएशन, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। चेक करो, बेंजीन नॉन पोलर, मिथेनॉल पोलर, तो ये हो गया आपका। जनरली आपको बताया गया था कि पोलर, एक पोलर हो और एक नॉन पोलर हो, वो जनरली पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता है, बस क्लोरोफॉर्म बेंजीन का एक्सेप्शनल केस है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अगला देखिए, करा 5.25% solution of substance is isotonic। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है, आइसोटोनिक का मतलब होता है टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, टू सॉल्यूशन आर isotonic when the osmotic pressure of solution are same। चेक करो, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं तो उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब अगर देखो, जैसे पाई1 इक्वल टू पाई2 हो जाए, इसका मतलब I1C1 इक्वल टू I2C2, यानी सी नेट बराबर होना चाहिए। कभी कभी अपन कंफ्यूज जाते हैं, क्या C1 इक्वल टू C2 आइसोटोनिक की कंडीशन है? हाँ है, लेकिन कब, जब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। लेकिन अगर आयंस में टूट रहा है बेटा, तो फिर C1 इक्वल टू C2 नहीं होगा, फिर I1C1 इक्वल टू I2C2 होगा। चेक करो, करा इफ डेंसिटीज ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर अज्यूम टू बी इक्वल टू 1, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी अगर सेम है तो आप ऐसे सोचो कि मोलालिटी और मोलारिटी लगभग सेम हो जाते हैं बेटा, ठीक है। ओके, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी, तो देखो 5.25% सोल्यूशन है, आइसोटोनिक है 1.5 सोल्यूशन ऑफ यूरिया से। यानी ऐसे सोचो कि 100 ml में 5.25 सोल्यूशन हो और 100 ml में 1.5 यूरिया हो, दोनों का प्रेशर सेम, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। क्लियर है? यानी सिंपल, जब कंसंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है, यानी मोल सेम है। यानी आप ऐसे सोचो कि 1.5 ग्राम यूरिया है, तो इसका मोल हो जाएगा बेटा 1.5/60। चेक करो, और जो अपना सल्यूट है वो है आपका 5.25 बाई मोलर मास, m कर दीजिए, लो आंसर आ गया। क्यों? अरे कंसंट्रेशन सेम है, डेंसिटी 1 है, इसका मतलब सिंपल, दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानो, क्योंकि कुछ और दिया ही नहीं है, इसका मतलब दोनों के मोल सेम होंगे। मोल सेम होंगे
तो यहां से क्या आ जाएगा, चेक कर लो, m का वैल्यू 5.25 इंटू 40, चेक करो, क्या भाई यही तो आएगा, हाँ चेक कर लो। तो यहां से 210 के आसपास, 210, ये देखो, चेक करो, कैलकुलेशन देख लेना बेटा एक बार ना। अगला क्वेश्चन देखिए, करा टू लिक्विड X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of solution containing 1 mole of X, 3 mole of Y is 550. 1 mole of X, 3 mole of Y is 550. चेक करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PS का वैल्यू है वो आप ऐसे लिख सकते हो, XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। ओके, PS का वैल्यू 550 दिया है, दिस इज इक्वल टू XA क्या 1/4 P नॉट A प्लस 3/4 P नॉट B। चेक करो बेटा, यानी कि आप ऐसे देखिए कि यहां से आ जाएगा, चेक करो, दिस इज इक्वल टू P नॉट A प्लस 3P नॉट B। चेक कर लो बेटा, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो यहां से ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, फर्स्ट। दूसरा कर रहा है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ Y इज एडेड, 1 मोल ऑफ Y is further added to the solution, vapor pressure of the solution increases by 10 mmHg, यानी 550 था तो अब कितना हो गया बेटा 560। यानी ऐसे आप समझिए कि 560 हो गया, 1 मोल Y ऐड किए हो तो टोटल मोल हो गए 5, तो यानी कि 560 का वैल्यू 1/5 P नॉट A प्लस 4/5 P नॉट B। बेटा 3 मोल Y था ना, 1 मोल बढ़ गया 4 हो गया, तो यानी कि यहां से आ जाएगा 2800 P नॉट A प्लस 4 P नॉट B। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। चेक करो। और दूसरी, पहली इक्वेशन थी 2200 इक्वल टू P नॉट A 3 P नॉट B। चेक करो, ये फर्स्ट थी। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो यहां से आ जाएगा 0 0 6 आ गया, देखो चेक करो, दिस इज इक्वल टू P नॉट B। चेक करो बेटा, P नॉट B का वैल्यू 600 आ गया, ठीक है। तो यानी कि आप P नॉट B आ गया तो P नॉट A निकाल सकते हैं, तो 2800 पहले में रख दो, माइनस 4 P नॉट B इक्वल टू P नॉट A। तो 2800 माइनस 4 P नॉट B का वैल्यू 600 P नॉट A, तो यहां से 400 का वैल्यू P नॉट A। चेक करो बेटा, तो यानी P नॉट A P नॉट B क्या हो गया 400 एंड 600। चेक करो 400 एंड 600, ये देखो आसान है, समझ में आ गया भाई। आपने 1 मोल ऐड किया तो 1 मोल ऐड किया तो Y ऐड किया है तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया, दो इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। अगला देखिए, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, कंसीडर सेपरेट सोल्यूशन, ये आपने सब लिखा हुआ है। करा दिस सोल्यूशन एज्यूमिंग ऑल सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी ऑल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब 100% आयोनाइजेशन कंसीडर करिए, ठीक है। तो देखो सबका आपको क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, देखना बेटा, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नेट के होगा। बोलो बात समझ में आ गई। सी नेट निकाल लो, जिसका सी नेट ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो अगर अपन ये बात करें कि देखो यहां से देखो 0.5 मोलर ये आयोनाइज नहीं होगा तो सी नेट, तो आपके पास क्या क्या है, देखो C2H5OH है, आपके पास Mg3PO4 होल ट्वाइस है, आपके पास बेटा KBr है, और आपके पास Na3PO4 है। कोई बात नहीं, देखते हैं, ये देखो सबका सी नेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, सी नेट। सी नेट निकालेंगे तो देखो सी नेट की बात करें तो अगर अपन ये बात करें कि यार इथाइल एल्कोहल का सी नेट, तो इथाइल एल्कोहल का सी नेट तो बेटा इतना ही रहेगा जितना है, कितना है 0.5। चेक करो 0.5। Mg3PO4 होल ट्वाइस, तो यहां नंबर ऑफ आयंस हो गया बेटा 5, तो 5 इंटू 0.5 तो ये हो गया 0.5। चेक करो, क्लियर, समझ में आ गया ना।
ठीक है, 0.25 इंटू 2 कर दीजिएगा तो पॉइंट, ये भी 0.5 हो गया, चेक करो, क्लियर, ओके, KVR हो गया। अच्छा, यहां से देखेंगे 3 एंड 4 1 314 यानी कि 0.125 इंटू 4 ना बेटा, देखो क्लियर, तो ये भी लगभग 0.5 आ गया, चेक करो, क्लियर, सबके 0.55 आ गए। तो क्या क्वेश्चन आया, कह रहा है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक बात समझो ध्यान से, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो अपन ये कहेंगे कि भाई सबका सी नेट तो सेम आ रहा है, अगर सबका सी नेट सेम आ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो बेटा सबके क्या आना चाहिए, बराबर। तो आंसर कौन सा हुआ, ये हो गया। फिर तो देखो, दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज क्या सी नेट सबका सेम आ रहा है, अगर सी नेट सबका सेम आ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, क्योंकि पाई जो है प्रोपोर्शनल टू सी नेट है, और सी नेट सबका सेम तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ठीक है। अगला देखिए, करा व्हेन CuSO4 will dissolve in ammonium hydroxide solution then the correct statement। देखिए फिर वही बात, रिएक्शन पता होनी चाहिए। CuSO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो यानी ये रिएक्शन होती है आपकी CuNH3 ये आपको पता होनी चाहिए, SO4, ये भी डीप ब्लू कलर कंपाउंड होता है, ये देखो, यानी आप ये देखो कि आप यहां पार्टिकल कितने थे टोटल, 4 आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, यहां 2, यानी क्या हम ये कहेंगे, ये तो वही क्वेश्चन है जिसमें सी नेट क्या हो गया है, घट गया है, और अगर सी नेट घट गया है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन क्या बढ़ जाएगा, सी नेट के इनवर्सली होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लोअर्ड, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि सी नेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सी नेट घटा बॉइलिंग पॉइंट घटा, फ्रीजिंग पॉइंट बेकार हो गया, क्या आंसर ए और बी हो गया। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको ये रिएक्शन पता नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे, और सी नेट कैसे कैसे डिपेंडेंट है ये आपको पता होना चाहिए, तब आपसे कोई, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला देखिए, कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट of cooling of solution containing 5 gram ethylene glycol in 200 gram of water to 9.3, मतलब 9.3 तक ठंडा करने से कितना ग्राम आइस वाटर आइस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। देखिए एक बात समझिए, डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू M, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, IKF M का वैल्यू होता है W बाई M, W इंटू 1000, ये आपने सुना होगा, ये है आपका वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये कहानी है। ध्यान से, जो इस फॉर्मूले में ये जो W होता है, ध्यान रखना, ये होता है इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि तभी तो सॉल्यूशन बनाएगा। ये जो W होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है बेटा लिक्विड फॉर्म में, क्लियर। अब ध्यान सुनो, अब आपको डेल्टा TF का वैल्यू ये दिया है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया है, तो डेल्टा TF का वैल्यू लिखोगे 0 माइनस 9.3 माइनस, तो ये हो जाएगा 9.3, तो डेल्टा TF 9.3 का वैल्यू KF इंटू W बाई M, W इंटू 1000, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कि वाटर था आपके पास 200 ग्राम, लेकिन जब आपने इतना ठंडा किया तो यहां से जो W आएगा वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और 200 में से इसको माइनस कर देंगे तो आइस के फॉर्म में सेपरेट वाला आ जाएगा। क्या भाई सोचो, ये जो फॉर्मूले में W आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा लिक्विड फॉर्म में, टोटल वेट था आपके पास 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में इतना लिक्विड फॉर्म में बच गया है, सोल्यूशन बना रहा है, तो जो कम हो गया, जो निकल गया वो आईसी तो थी। इसका मतलब यहां से 9.3 का वैल्यू, KF का वैल्यू आप लगाओगे
1.86 स्मॉल w 550 बाई 62 इंटू w इंटू 1000। चेक कर लो बेटा, क्लियर। तो यहां से आप देखोगे कि यहां से जो w का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 1.86 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 9.3 इंटू 62। चेक कर लो इसको सॉल्व करो कितना आता है। तो जो है ये आ जाएगा W का वैल्यू, W आएगा 161.3 ग्राम। तो वेट ऑफ आइस जो आएगा बेटा वो आएगा आपका 200 माइनस 161.3, तो ये लगभग 38.7 ग्राम ये आइस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। क्या कहानी क्लियर हुई? चेक कर लो। चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।